इकाई जो होती है, और उस सोशल यूनिट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एन इंडिविजुअल आ सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। स्मॉल शब्द को आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जो केस स्टडी है वो हमेशा स्मॉल ग्रुप में ही होती है, वो लार्ज स्केल में नहीं, उसको बहुत इतना मतलब अर्थपूर्ण नहीं रह जाती है वो। तो सोशल यूनिट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है, कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई राष्ट्र भी हो सकता है, कोई कल्चरल ग्रुप हो सकता है, कोई पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई प्रेशर ग्रुप हो सकता है। आप सभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो किसी एथनिक ग्रुप्स हो सकते हैं। आप किसी भी स्मॉल ग्रुप में, स्मॉल इंस्टीट्यूशन में कहीं भी इस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। तो सोशल यूनिट का जो दायरा है वो तो बड़ा है, लेकिन जो स्टडी करने का फीचर है हमारा, उसका पहला जो, यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी मेथड की बात करें, तो पहला फीचर है उसका वो है एन इन डेप्थ स्टडी। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, परिवार, जो भी मैंने सोशल यूनिट्स बताई, उसका आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं। इन डेप्थ मतलब आप बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। शुरू में मैंने कहा ना कि क्वालिटेटिव जो एनालिसिस होती है और क्वांटिटेटिव में अंतर ये है कि इसमें गहराई मायने रखती है, ना कि चौड़ाई। आपका नंबर, आप जो एक नंबर का एरिया है वो मायने नहीं रखता है, बल्कि आप कितना डीपली अध्ययन करते हैं, इन डेप्थ स्टडी होती है, वो मायने रखता है। तो गहन या गहनतम अध्ययन किसी भी व्यक्ति के बारे में, जो भी आपकी सोशल यूनिट है, किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी आप गैंग के बारे में भी, आप जो भी चाहें वो आप अध्ययन कर सकते हैं। किसी कवि के बारे में, कलाकार के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, जो भी आपने अपना सब्जेक्ट लिया है, टॉपिक लिया है, उस पर आप जो भी केस लिया है उस पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है इन डेप्थ स्टडी, है ना। आप सभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अक्सर आप कहते हैं महात्मा गांधी जी बहुत चारित्रिक रूप से दृढ़ थे। तो चारित्रिक दृढ़ता से वो कहाँ से उनको मिली, ये इन डेप्थ स्टडी की। उन्हें अपनी माँ से मिली, उन्होंने इन लिटरेचर का अध्ययन किया था, उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय की ये पढ़ी, उससे अक्सर हम लोग ये बात करते हैं ना कि उनके जीवन में ये सब जीवनी से हमने पढ़ा कि उनके जीवन को किन किन चीज़ों ने प्रभावित किया, सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट उन्होंने कहाँ से लिया, वो इन डेप्थ स्टडी में आएगा। किसी के भी व्यक्ति के बारे में जो उसका पूरा एक सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से वो कहाँ से प्रभावित हुए, वो सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो इन डेप्थ स्टडी का मतलब कि हम उसे बहुत गहन रूप से अध्ययन, ये दोनों चीज़ें हैं। और रिसर्च मेथडोलॉजी में जब ये चीज़ आ जाती है तो ये होता है कि उसको हम किस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप अपनी मेथडोलॉजी में यूज़ करके, तो ये आधुनिक समय में तो बहुत सारी चीज़ों पे यूज़ होती है। साइकेट्रिस्ट उसे यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं किसी का ट्रीटमेंट करने में। तो एक क्लिनिकल कहना चाहिए कि एक रेमेडी के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। और प्राचीन समय से सर ने अभी बात कही कि सोशल साइंसेस में उसका उपयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। आप सभी हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से परिचित होंगे, लेकिन इसका एक जो साइंटिफिकली या साइंटिफिक रूप में जिससे शुरुआत की, वो फ्रांस के एक जिनका नाम था चार्ल्स लीपले। उन्होंने अपने घर के ही बजट को वो करने में इस पद्धति का प्रयोग किया था। पर वास्तव में जो ये पद्धति है, मैं इसलिए इस पर बात कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने जब से पढ़ाई की, एजुकेशन की, नहीं भी की, तो आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी, किताबें पढ़ी, तो हम बहुत सारे महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, वो भी तो एक केस स्टडी है ना। हम बहुत सारे जो हमारे आइकॉन्स होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, हम उनके बारे में बहुत गहन जानकारी लेते हैं, तो वो भी एक तरह से केस स्टडी होती है। बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, हम सब ने अपना अपना आदर्श बहुत लोगों को बना रखते हैं, तो उनके बारे में बहुत सारी जानकारी रखती है। आप हैरी पॉटर में कर सकते हो, तो मैं लक्ष्मीबाई में कर सकती हूँ। तो ये प्राचीन समय से उपयोग होने वाली पद्धति है। तो लोगों को जीवन वृत्तांत है, महापुरुषों के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम साइंटिफिकली इसको स्टेप बाय स्टेप वो करते हैं तो हम अपनी मेथडोलॉजी में इसको यूज़ करते हैं, है ना। तो जो चीज़ें मैंने कही, इसका मतलब है केस स्टडी जब बात करते हैं, है ना। मैं आपको पहले तो टॉपिक लिख देती हूँ। ठीक है, अब तक मैंने जो
बातें कही, इसका मतलब जो पहला फीचर है, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, जब हम केस स्टडी के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्तियों के समूह के बारे में, मतलब या कोई परिवार हो सकता है, कोई भी स्मॉल ग्रुप हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, किसी भी कोई भी सोशल यूनिट, मतलब सोशल यूनिट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है ना। जब हम बात करते हैं सोशल यूनिट, कोई भी सामाजिक इकाई जो होती है, और उस सोशल यूनिट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एन इंडिविजुअल आ सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। स्मॉल शब्द को आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जो केस स्टडी है वो हमेशा करा, उसकी कोई रिपोर्ट बनाई, कोई आर्टिकल उससे रिलेटेड लिखा, फिर आप क्या करते थे, आप एक जर्नल में भेजते थे। ट्रेडिशनली क्या था, ऑफलाइन से मतलब आप एक जर्नल में भेजेंगे, वहाँ पे पहले वो एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट कब होगा, जब वो रिव्यू करा लिया जाएगा। एक पीयर रिव्यू टीम होती है, ठीक है। जो सही जर्नल होते हैं वो क्या कराते हैं, पीयर रिव्यू उसका कराते हैं। वो एक्सेप्ट हो गया तो अब वो पब्लिश होगा। जब पब्लिश हो जाएगा, अब आपको क्या करेंगे, आपने उसे दे दिया, लेकिन अब आप कब पढ़ सकते हैं आप उसे, जब आप उस जर्नल को खरीदेंगे। ऑनलाइन वो कहीं नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन जर्नल इतने सस्ते नहीं थे, उनका जो है जैसा उनका रेपुटेशन था, जैसा उनका इंडेक्स था, उसी तरह से उनका जो है पैसा भी बढ़ता चला जाता था। तो पेइंग कैपेसिटी अगर किसी में नहीं है उतनी, तो वो तो उस जर्नल को नहीं खरीद सकता। और उसके साथ ही साथ कॉलेज की लाइब्रेरी वगैरह भी उसे सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगी अगर उनके पास उतना फंड नहीं है ना। तो ये जो चीज़ है, इससे क्या हुआ कि ट्रेडिशनल जो तरीके थे उनमें जो बैरियर थे वो सारे के सारे इसमें ब्रेक हो। अब क्या है, वो ओपन एक्सेस है, आप देखिए और उसे पढ़ लीजिए। बहुत जगह जो है उसकी विजिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रीडरशिप बढ़ जाती है और उसका इंडेक्स भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। ओपन एक्सेस जो है वो नई फॉर्म ज़रूर है, लेकिन उसमें बहुत सारे जर्नल जो है वो अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। वो भी एक पीयर रिव्यू टीम को जो है वो रखते हैं, जिससे कि वो उसमें जो भी कमी होती है उसको एडिट कराते हैं, उसके जो भी संशोधन होते हैं वो कराते हैं और आगे उसे पब्लिश करते हैं। अब नीड ऑफ ओपन एक्सेस, ज़रूरत क्यों पड़ गई इस बात की कि भाई चीज़ को ओपन एक्सेस कर दिया जाए। अच्छा खासा चल रहा था ट्रेडिशनल में, तो अभी जो हमने बताया वो बात आप दोबारा से समझ लीजिए कि रिसर्च का जो भी आउटकम है वो दो ही तरीके थे, या तो जर्नल में पब्लिश हो जाए या कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग में आ जाए, ठीक है। कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग कितने लोगों के पास होंगी, जो कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। जर्नल कितने में होंगे, जो खरीद पाएंगे। इससे ज़्यादा तो उसकी जो है वो विजिबिलिटी होती नहीं है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ये बहुत कुछ न्याय संगत नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास वो नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि कोई एक ऐसा तरीका निकाला जाए कि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। डिस्ट्रीब्यूट होगी तो कोई पढ़ेगा, है ना। तो द consequences of the way in which the scholarly communication model work is that the result of research are not disseminated as widely as they could be। मतलब क्या है कि इसके जो रिसर्च का जो भी रिजल्ट फाइंडिंग्स आएंगी तो वो पहले वाला था। कुछ आपको लगेगा कि कुछ मैकेनिकल टाइप का टॉपिक है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को आप समझ पाएँ। तो टॉपिक जो है वो है ओपन एक्सेस पब्लिकेशन। ओपन एक्सेस पब्लिकेशन से पहले जानना ज़रूरी ये है कि ओपन एक्सेस जो वर्ड है ये क्या है। क्या कोई बता सकता है? इसे हटाइए। हाँ, क्या कोई मेरे को ये बात बता सकता है कि ओपन एक्सेस को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओपन का एक जनरल मीनिंग जो समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि जैसे फ्री है ना। ओपन है, सबके लिए ओपन है, इट मीन्स फ्री है। तो फ्री इंफॉर्मेशन
को जो एक्सेस करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि कोई पेमेंट आपसे ना लिया गया हो, या इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जो हैं उनमें कुछ बैरियर्स होते हैं कि आप ये करिए तो ये आपको ओपन होगा, आप ये चीज़ नहीं होंगे। किसी भी टाइप का जो डिजिटल कंटेंट है ना, ऑफलाइन में तो ये बैरियर है ही नहीं, ऑफलाइन में तो ओपन जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होती हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसी सभी चीज़ें जो फ्री आपको दिखाई दे रही है किसी भी तरीके से, चाहे वो पेमेंट मोड पे दिखाई दे रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ओपन एक्सेस कर सकते हैं उन्हें। टेक्स्ट जो है आप देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो है कोई, आप सुन सकते हैं, कोई वीडियो आप देख लेंगे, है ना, मल्टीमीडिया टाइप के जो चीज़ें हैं वो सब आप देख सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाता है? ओपन एक्सेस में आ जाता है। तो स्कॉलरली अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ें हैं। अगर हम बात करेंगे नॉन स्कॉलरली की, तो क्या होता है, बहुत सारा म्यूजिक होता है, हम डाउनलोड कर लेते हैं, हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, है ना, मूवीज हैं, नॉवेल्स हैं, ये सब क्या है जिनके अंदर हमें कभी सोचना नहीं पड़ता कि मुझे अब ये करना है तब ये होगा। तो ये सब किस में आ जाता है? ओपन सोर्सेस। तो ओपन एक्सेस जो है, अगर आप इसको हिंदी में बात करेंगे तो आप सोचेंगे मुक्त पहुंच प्रणाली, है ना। ओपन का मतलब यहाँ फ्री से नहीं है, ओपन का मतलब यहाँ मुक्त से है। ओपन और उसमें फ्री में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी आपको बताया जाएगा। तो ये जो हम टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, इसमें मेन चीज क्या है? फर्स्ट, व्हाट इज ओपन एक्सेस, दूसरा है हाउ इज ओपन एक्सेस अचीव्ड, थर्ड वन द पाथ, किस तरीके से